नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। मैं हूं अमित तोमर और आप सब हैं मेरे साथ में। तो जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए क्लास में। लाइव क्लास आपकी हो चुकी है और आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस सेशन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई इस रंग बिरंगे त्योहार की, इस रंगों के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से मस्त से पढ़ाई कीजिए और मस्ती के साथ होली खेलिए, बिंदास होली खेलिए यार। एक ही बार आती है साल में। पूरे उत्साह के साथ प्यार से गुलाल लगाइए, होली खेलिए, मजे करिए। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ पढ़ भी लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से सभी साथी आ जाइए फटाफट से और स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है आज की क्लास, समझिए। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल कह रहा है बेटा, हाँ भाई जल्दी से आ जाओ सभी साथी क्लास में। पहला सवाल क्या कह रहा है भाई? पहला सवाल आपके लिए कह रहा है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? 27 अक्टूबर 2007, 28 अक्टूबर 2007 या 22 अक्टूबर 2008 या 23 अक्टूबर 2007? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2007 को भारत का पहला, यानी चंद्रयान अपन दो लॉन्च कर चुके हैं। एक हमने कब किया था वो भी कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पहला कब हुआ। 22 अक्टूबर 2008 को हमने लॉन्च किया था। अब आप ये बताइए दूसरा कब लॉन्च हुआ, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। दूसरे के बारे में मैं आपको बता दूं, पहला जो हमने भेजा था ना, यानी ये अपनी अर्थ और ये है अपना मून। इस मून के चक्कर कटाने के लिए भेजा था, यानी यहां से छोड़ा और यहां ऐसे इसके चक्कर काटेगा। नहीं ऐसे नहीं, उल्टा छोड़ दिया मैंने। यहां से छोड़ा, ऐसे इसके चक्कर काटेगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला छोड़ा था, दूसरा हमने ऐसे छोड़ा कि एक तो चक्कर काटने वाला गया, यहां से चक्कर काटेगा, और एक बेटा इस पे जाके लैंड करता, मतलब जाके यहां उतरता इसकी सरफेस पे, चंद्रमा की पर, और हमें बताता कि क्या चल रहा है। रोवर था वो, लास्ट टाइम पे आके फेल मार गया था। तो आपको बताना यह कि वो कब छोड़ा गया था, यानी चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? जल्दी से बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से, किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन है कुला कांगड़ी, लुम्पो गांगरी, नामचा बरवा, नोईजिन का कांगसांग। जल्दी से बताइए राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से कमेंट करके बताइए यहां राइट आंसर क्या होगा बेटा। अगर यहां बात करें तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा कौन सा? नामचा बारबा, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारबा जो कि एक चोटी है, इस चोटी के ऐसे यू टर्न मारती है बेटा, चोटी के इधर जाके और ऐसे यू टर्न मारती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह राइट आंसर कहां है? ये नामचा बारबा, ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बारबा। ठीक है साहब, और ग्रेट हिमालय की सबसे कौन सी चोटी है? पूर्वी चोटी भी है। ठीक है साहब, अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से यू टर्न लेके भारत में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बेटा, तिब्बत की बात करें, देखो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, सांगपो। ठीक है, अरुणाचल में कहा जाता है इस ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग, देहांग नदी, देहांग, सांगपो नदी, देहांग नदी कहां कहा गया? अरुणाचल प्रदेश में। असम में कहा गया बेटा इस नदी को, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और बेटा बचता कौन सा अब आपका? फिर आती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इस नदी को, बांग्लादेश के अंदर इस नदी को कहा जाता है बेटा क्या? बांग्लादेश के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा?
जमुना के नाम से, जमुना नदी, यमुना नहीं जमुना। ठीक है साहब, ये इस नदी के 4 नाम है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। चलो साहब विवेचन कर ली। पटकाई पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? देखो बेटा, अगर बात करूं पटकाई पहाड़ी की तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, एपी। मणिपुरी पहाड़ी, मणिपुर यानी एमएन यानी मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में यानी एमजेड में। नागा पहाड़ी नागालैंड यानी एनजी नागालैंड में है। आगे बात समझ में? अब अगर आप चारों देखो तो ये चारों राज्य यही तो है बेटा। देखो ये चारों स्टेट अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही तो है। देखो यहां अरुणाचल, एपी, एनजी, मणिपुर और ये वाला आपका मिजोरम, तो ये चारों यही तो, ये चारों पहाड़ी यही तो है, ऐसे है पहाड़ी। तो ये कौन सा क्या कर रही है? ये बेटा पूर्वोत्तर को सीमा का निर्धारण कर रही है, यानी यहां से बनती है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का ये चारों पहाड़ी मिलकर निर्माण करती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सरकारी ऑप्शन। 1, 2, 3 और चारों सही है, यानी सरकारी आंसर राइट हो जाएगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं? अरे फटाफट बताओ, समझ आया इतनी बात? चलिए अगर समझ आ गया तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताइए। बेटा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर बेटा? चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। अगर बात करें नर्मदा पर तो बेटा नर्मदा पर है सरदार सरोवर बांध। याद आया कुछ? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां है बेटा? नर्मदा नदी पर। और कहां स्थित है सरदार सरोवर बांध? बेटा गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। और वही नदी है बेटा जिससे संबंधित एक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है बेटा, कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है भाई। तो अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें सरदार सरोवर बांध के बनने का विरोध किया गया। और यहाँ जो मुख्य भूमिका में जो लोग थे वो 2 लोग यहाँ मुख्य भूमिका में थे। कौन कौन थे? एक तो थी बेटा मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, और एक थे बेटा बाबा आमटे, बाबा आमटे। मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, ये 2 लोग थे यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे किसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन का। सोन नदी की, अच्छा नर्मदा निकलती कहां से बेटा? ये नर्मदा और सोन दोनों की दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक एमपी से निकलती है, अमरकंटक एमपी से निकलती है। ताप्ती नदी एमपी से निकलती है, चंबल नदी भी एमपी से निकलती है। ठीक है साहब, ये सारी नदियां एमपी की ही नदियां, एमपी से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? हाँ भाई, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट करके। देखो बेटा थोड़ा सा मैप पे आएंगे इस सवाल के आंसर के लिए। देखो ये है आपका कौन सा? ये है हमारा नेपाल। इस तरह से यहां देखो ये तवांग आ गया, ये एपी आया के बाद इस तरह से देखो ध्यान से समझना। बात पूछ रहा है वो किससे? भूटान से। कहां है साहब भूटान? ये रहा भाई भूटान, BH यानी भूटान। ये जो दिख रहा है आपको ये है बेटा सिक्किम। कौन सा किम? सिक्किम। ये वाला कौन सा है? ये नेपाल है, नेपाल। अच्छा उसके बाद यहां से ये वाला स्टेट कौन सा है? ये है बेटा WB यानी वेस्ट बंगाल।
अच्छा सर, ये वाला कौन सा है? ये है बेटा एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। इधर की बात करें तो ये एनजी यानी नागालैंड। इधर बात करें तो ये एमएन यानी मणिपुर। इधर बात करें तो ये वाला है मिजोरम एमजेड, और ये वाला बेटा टीआर यानी त्रिपुरा। इधर हो जाएगा कौन सा? एमजी यानी मेघालय, एमजी मेघालय, और ये बीच वाला है असम। अब आपसे पूछा ये है कि भूटान की सीमा किस किस के साथ लगती है? ये रहा भूटान। देखो भूटान को थोड़ा सा मैं अलग कलर से पोत देता हूं। ये रहा भाई भूटान, ये ग्रीन ग्रीन वाला भूटान। अब भूटान के चारों ओर देखो कौन कौन है। भूटान के चारों ओर की बात करें तो देखो सबसे पहले तो इधर की बात करें तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। भाई ये कौन सा? नंबर 1 एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। उसके इधर की बात करें तो देखो यहां देखो ये रहा सिक्किम, ठीक। उसके बाद यहां बात करें तो देखो ध्यान से समझना, उसके बाद ये रहा देखो वेस्ट बंगाल। देखो यहां ये रहा वेस्ट बंगाल, ये भी देखो भूटान से मिल रहा है, सिक्किम भी मिल रहा है। और एक ये रहा बेटा कौन सा? असम। एक ये रहा कौन सा बेटा? ये रहा आपका असम। ओह एक सेकंड, ये रहा बेटा असम। तो असम भी सीमा साझा कर रहा है किसके साथ? भूटान के साथ। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 यानी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 राज्य हैं जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बेटा? भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं 4 राज्य। कौन कौन से हैं 4? सबसे पहले सिक्किम, सिक्किम है। उसके बाद इधर आ जाओ वेस्ट बंगाल है। आगे बढ़े तो असम है। असम से आगे जाओगे तो अरुणाचल है, एपी है। तो बेटा अगर यहां बात करें जो टोटल दूरी है ये बेटा 699 किलोमीटर, मात्र 699 किलोमीटर की ये लंबाई है। ठीक है, तो ये इतने सारे देश किसके साथ सीधा साझा कर रहे हैं बेटा? भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से बातें समझ आ गई होंगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा यही एक और चीज क्लियर कर लो वरना दोबारा से मैं बनाना पड़ेगा। यहाँ ये वाला जो है ना, ये वाला है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। और इधर जो एक कंट्री है ये है बेटा म्यांमार, ये म्यांमार म्यांमार म्यांमार, ये म्यांमार है। और ये बेटा बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश है। अब आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन कर रहा है? म्यांमार के साथ कौन कर रहा है? नेपाल के साथ कौन कर रहा है? सारी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जी? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है सर। चंबल नदी उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखो बेटा चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है वो है जनापाऊ पहाड़ी, मध्य प्रदेश से तो निकलती है। मध्य प्रदेश से चंबल नदी का ओरिजिन होता है, यानी एमपी से निकलती है। एमपी से आगे जाके राजस्थान में चंबल नदी पहुंच जाती है। और चंबल नदी पे राजस्थान में ही चंबल नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? कोटा शहर। कोटा आपने सुना होगा। कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे राजस्थान में बसा हुआ है। उसके बाद ये नदी कहां से? चंबल नदी आगे निकलती है और यूपी में आ जाती है, और यूपी के अंदर इटावा में आके यमुना में मिल जाती है। यानी चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यूपी के अंदर इटावा में आके यमुना में मिलती है। ठीक है भाई, तो ये तीनों राज्यों में होकर बह रही है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी 1 2 3। यहां तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। खैर हम बना लेते हैं, यानी यहां मान के चलो सी कोई ऑप्शन होगा तो डी जो ऑप्शन होगा 1 2 व 3, यानी सरकारी वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, सरकारी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अरे क्लियर हुई बात? चलो जल्दी से अगला सवाल। तब तक जानकारी बैच से संबंधित जानकारी ये है कि यदि आप बेटा यूपी टेट के लिए सक्षम बैच लेना चाहते हैं, यूपी टेट के लिए, तो पेपर 1 के लिए आप लेना चाहते हैं तो ये सारे फीचर है। लाइव क्लास, क्लास पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट और जूम सेशन। ये अभी आपको बैच पे 60% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है? बस ETS 60, इसमें आपको कोई भी गैप नहीं देना, मतलब स्पेस नहीं देना और कैपिटल में लिखना है। ETS 60 लिखोगे 60% का डिस्काउंट मिलेगा। 999 रुपए में बैच मिल जाएगा। सेम पेपर सेकंड भी आपको मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा ETS 60 कोड लगाने के बाद। यदि आप
चाहते हो दोनों पेपर लेना, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो इन सारे फीचर्स के साथ ये बैच आपको 60% के डिस्काउंट पे ETS 60 कोड लगाने के बाद 1499 रुपए में मिल जाएगा। अभी बात समझ में, ये था आज का बैच के लिए, बहुत जबरदस्त है बेटा। अभी हमने रिसेंटली सीटेट का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा, 120 या 130-35 तक बच्चों के नंबर आए। आप जल्दी से फटाफट से जुड़िए जिन्होंने बैच नहीं लिया है, और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए, अंतर्जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल भारत ने किस पड़ोसी देश के बीच में है? जल्दी से बताइए। तब तक आप इसे बताइए, मैं पानी पी लूं। हाँ भाई, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा। तो हम इसका मतलब समझो पहले, अंतर्जल परिवहन व व्यापार प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ हम पानी के रास्ते व्यापार करते हैं, मतलब जो सामान का आना जाना है वो पानी के रास्ते होता है, तो वो है बेटा बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। आगे बात समझ में? बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, ये आप देख चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र बुडर, पंपोर क्षेत्र उसमें एक जगह है बुडर में राजस्व किससे प्राप्त होता है? राजस्व मतलब धन, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो पंपोर क्षेत्र है इसमें धन की प्राप्ति किससे होती है बेटा? तो यहां धन की प्राप्ति जो होती है वो केसर से होती है बेटा। यहां एक केसर की किस्म उगाई जाती है, जैसे जाफरान केसर कहते हैं, बहुत मतलब उच्च क्वालिटी का केसर होता है, जिसे जाफरान केसर का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो वही आ गया। हाँ जी, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोध कारखाना कहां है? जल्दी से बताइए, सबसे नवीनतम कहां है? सबसे नवीनतम, भारत का सबसे नवीनतम तेल शोध कारखाना कहां है? जल्दी बताइए। देखो बेटा, अगर सबसे नई की बात करें तो पानीपत है सबसे नई रिफाइनरी, यानी जहां तेल जो क्रूड ऑयल आता है ना, मतलब जो कच्चा तेल आता है जो दूसरे देशों से अपन खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। उसमें ऐसे होता है जैसे बिल्कुल काला तेल एकदम कीचड़ जैसा होता है, उसी से फिर पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, गैस अलग की जाती है, केरोसिन अलग किया जाता है, सब उसी से अलग किया जाता है। ये कहां है? पानीपत में। कब हुई? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुरानी की बात करें तो डिगबोई है बेटा, ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी कहा है बेटा? डिगबोई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बेटा 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1899 में डिगबोई की स्थापना हुई थी। अब डिगबोई कहां है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ भाई, डिगबोई कहां है? चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए, जल्दी बताइए। पहला, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बिल्कुल सही है ये तो। अगला सवाल देखिए, भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। नहीं बेटा, यही गलत हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के भी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, टेटनिस बैक्टीरिया का एक कारण है, ये बात सही है। यानी गलत कौन सा है? क्योंकि हमको गलत ही पहचानना है, तो गलत है बी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां है? अंडमान निकोबार। देखो ये भारत के इधर बंगाल की खाड़ी में यहाँ एक आइलैंड ग्रुप है जिसे अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 आइलैंड है, आइलैंड तो बहुत सारे, मुख्य रूप से 7 है। इसमें जो सबसे नीचे वाला इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार पर ही है इंदिरा पॉइंट। अभी बस समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? हाँ भाई, टिहरी बांध किस नदी से बना है? मुख्य स्रोत कौन सी है बेटा? जल्दी से बताओ।
बेटा टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है एक तो भारत का। कहां है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भारत का उत्तराखंड के गढ़वाल में है, टेरी गढ़वाल। ठीक है, तो ये है बेटा भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है भाई। और अगर बात करें तो एक किस नदी पर है? तो ये बेटा भागीरथी और भीलगाना नदी के संगम पर है। किस पर? भागीरथी और भीलगाना नदी के संगम पर स्थित है। आ गई बात समझ में? बाकी अलकनंदा आप जानते हो, अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनाती है? अलकनंदा भागीरथी गंगा मिलके बनाती है। ये जो भागीरथी नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है उत्तराखंड के अंदर से। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और अगर बात करें सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है साहब। गंडक की बात करें तो ये निकलती है नेपाल से, गंडक नदी। और गंडक नदी नेपाल से निकलकर और बिहार के सोनपुर में आकर, बिहार के सोनपुर में आकर गंगा में मिलती है। और इसी नदी के किनारे सोनपुर का पशु मेला लगता है जो कि सबसे बड़ा मेला है, बिहार के सोनपुर का पशु मेला। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? हाँ भाई, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से बताइए बेटा। ये जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसके अंदर बेटा? 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। जल्दी से बताओ यहां तक की कहानी समझ आई कि नहीं? कोई समस्या परेशानी हो तो जल्दी बताओ। चलो अगला सवाल देखो फटाफट। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जल्दी से बताओ। धर्मशाला, खाजियार, सोलान और कसोली। जल्दी से बताइए हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ बेटा। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के खाजियार। खाजियार जो है ये चंबा जिले में स्थित है। चंबा एक चंबा जिला है बेटा। कहां का है चंबा जिला? चंबा जिला हिमाचल का है। खाजियार जगह का नाम है। इसे कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत एरिया है बेटा मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड है, इसे कहा जाता है क्या? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो। चलिए सवाल। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बूदान पहाड़ियां किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में बाबा बूदान की पहाड़ियां किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बूदान की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए फटाफट से। तो बेटा जो बाबा बूदान की पहाड़ियां हैं जो कि दक्षिण भारत में है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोहा निकाला जाता है वहां से। और यहां से एक पोर्ट है, कौन सा? न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट से होते हुए जापान को इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां से जापान को लोहा निकाला जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें कि ये बाबा बूदान जो पहाड़ियां हैं ये कहां है? ये बेटा कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है वो लोहा, कॉफी और सोना इन तीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है। आगे बात समझ में? कौन? लोहा, कॉफी और सोने का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है कर्नाटक। कहां है बाबा बूदान पर्वत? तो ये बाबा बूदान की जो पहाड़ियां हैं ये बेटा कर्नाटक के अंदर है। कहां है ये बेटा? कर्नाटक में। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला सवाल।
भारत में पवन ऊर्जा तकनीक किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा यानी जहां हवा से बिजली बनाई जाए। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोच्चि। जल्दी से बताइए पवन ऊर्जा तकनीक किस स्थान में मौजूद है? जल्दी बताइए। बेटा सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा तकनीक है ना भारत के अंदर, वो है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा तकनीक है, यानी वायु से सबसे ज्यादा बिजली भी जो बनाई जाती है वो चेन्नई तमिलनाडु में बनाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। जानकारी बैच से संबंधित जानकारी ये है कि यदि बेटा आप सुपर टेट की तैयारी के लिए 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सक्षम बैच है हमारा। इस बैच में सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे। लाइव क्लास यहां मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन वाया जूम मिलेगा। ठीक है भाई, ये सारे फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं और इसके साथ आपको ये जो बैच है ना वो 60% के डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, बस ETS 60 कोड लगा देना है और ये बैच ETS 60 कोड लगाने पर आपको मिल जाएगा मात्र 1499 रुपए का। 1499 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा यदि आप लेना चाहते हैं 1499 में ये बैच तो जल्दी से कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होता है, क्या कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट करके। हाँ भाई, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो बेटा, अगर कृष्णा नदी की बात करें तो इसे कहा जाता है डायमंड रिवर, यानी हीरक नदी। इसमें डायमंड पाए जाते हैं, डायमंड नदी से कहा जाता है, डायमंड नदी। इसे क्या कहा गया बेटा? डायमंड नदी कहा गया क्योंकि इसमें हीरे पाए जाते हैं। और अगर इस नदी की कहानी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है ये निकलती है बेटा महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है ये? महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर से निकलती है। ये महाबलेश्वर कहां है बेटा? ये महाराष्ट्र के अंदर है, यानी ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है। और अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र से निकलकर ये आ जाती है बेटा कर्नाटक में। कर्नाटका में आगे, कर्नाटका से नदी आगे बढ़ती है तो ये आ जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना से आगे निकल के बात करें तो ये नदी आ जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र। आंध्रा में जाकर इसका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साहब, तो देखो महाराष्ट्र निकली, महाराष्ट्र से आई कर्नाटक। अब यहां आंध्र प्रदेश दिया नहीं है तो छत्तीसगढ़ में नहीं आती, नहीं आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो सीधा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र कर दिया तो राइट आंसर बी हो जाएगा बेटा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ठीक है साहब, जल्दी से बताओ, बात क्लियर हुई? चलिए, तो अगर बात आपको क्लियर हो गई हो तो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ भाई जल्दी से बताइए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ भाई जल्दी बताओ। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा बेटा उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है गन्ना उत्पादन में। अच्छा ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश को ही अपन बोलते हैं चीनी का कटोरा। कौन सा कटोरा? चीनी का कटोरा। भारत का चीनी का कटोरा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना कौन उत्पादन करता है विश्व में? तो बेटा विश्व में गन्ना उत्पादन करता है ब्राजील। ब्राजील विश्व का गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है।
ब्राजील में ही बेटा कॉफी का उत्पादन भी होता है। गन्ना भी सबसे ज्यादा, कॉफी भी सबसे ज्यादा, कॉफी। और जो कॉफी के बागान होते हैं ना ब्राजील के अंदर, ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें फजिंडा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? फजिंडा कहा जाता है। तो ये भी ब्राजील ही करता है सबसे ज्यादा। और सोयाबीन में भी मतलब टॉप उत्पादन कंट्री में सोयाबीन का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर करता है। वही अगर बात करूं तो मीट का उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पर ब्राजील कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? हाँ भाई, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो रबड़ है वो किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, फटाफट से, फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से। बेटा भारत में जो सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य है ना वो है केरल। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। और अगर बात करें तो केरल सबसे ज्यादा मसाले, मसाले में सबसे टॉप पर है केरल। बेटा मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। अच्छा, अगर विश्व में रबड़ के उत्पादन की बात आए तो विश्व में नंबर 1 कौन सा है? नंबर फर्स्ट पे आता है बेटा थाईलैंड। विश्व में नंबर रबड़ के उत्पादन पे थाईलैंड आता है बेटा नंबर फर्स्ट पे। अगली बात समझ में। थाईलैंड के बाद अगर बात करें तो वो होता है बेटा इंडोनेशिया। थाईलैंड के नंबर सेकंड पे आता है बेटा, नंबर 2 पे आता है इंडोनेशिया। रबड़ उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर 2 पे है। और बेटा इंडोनेशिया के बाद नंबर 3 पे जो आता है वो नंबर 3 पे आता है बेटा अपना प्यारा भारत। रबड़ उत्पादन में भारत नंबर 3 पे आता है। थाईलैंड की बात करें तो इसे कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। अब आप मुझे एक बात बताइए, भारत का हाथी अस्पताल, भारत का हाथी अस्पताल कहां है? सफेद हाथियों का देश, भारत का हाथी अस्पताल कहां है? अब देखो, अगर सफेद हाथी की बात करें तो भारत का हाथी अस्पताल, भारत में हाथी अस्पताल, हाथी अस्पताल ये है बेटा उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा यूपी। आप बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं पाए होंगे कि मथुरा में भी हो सकता है हाथियों का अस्पताल। जी हाँ, मथुरा के अंदर हाथियों का अस्पताल है। ठीक है। वहीं अगर बात करूं तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया, यानी हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लाया गया, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया बेटा कब? ये लाया गया 1992 को, 1992 को। और हाथी दिवस जो मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस मनाया जाता है बेटा कब? ये दिवस मनाया जाता है बेटा, हाथी दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 12 अगस्त, 12 अगस्त हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आप सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो अब आगे बढ़ जाए तो चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस, ये है किस पौधे की, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? हाँ भाई, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बंगाल का आतंक निम्न में से, अरे किस पौधे को, ये हटाना है, यहां आएगा। किस, निम्न में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बेटा जो बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पौधा अपने आसपास से कई सारे पौधों को खत्म कर देता है। यानी ये जो पौधा है ना, अपने आसपास के जो पौधे हैं ना उन्हें खत्म कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। इसलिए इसे बंगाल के अंदर, भारत में बंगाल के अंदर पाया जाता है। मूल रूप से भारत का नहीं है। ये जो पौधा आया है इसका नाम है, पहले तो है कौन सा ये समझ लो। ये पौधा बेटा वाटर हाइसिंथ, जैसे जल कुंभी आप कहते हो, जल कुंभी, जैसे आप सामान्य भाषा में जल कुंभी भी कहते हो, जल कुंभी।
इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये बंगाल में बहुत ज्यादा होती है जलकुंभी, और ये मूलतः कहां का है, यानी मूलतः जो ये पौधा है वो कहां का है, ये मूलतः बेटा दक्षिण अमेरिका का पौधा है, दक्षिण अमेरिका। इसका एक आया कहां से भारत के अंदर, दक्षिण अमेरिका से ये पौधा आया है। आगे बात समझ में क्लियर हुई कहानी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है, यानी इनमें से आम वाला, मैंगो वाला आम नहीं, मतलब सामान्य है, होती रहती है, ये वाली बात होती रहती है। इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो हिंद महासागर में होती रहती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऐसी कौन सी घटना है जो हिंद महासागर में अक्सर होती रहती है, जल्दी से फटाफट से बताइए कमेंट। कौन सी घटना हिंद महासागर में होती रहती है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भाई। कौन सी ऐसी घटना है जो हिंद महासागर में होती रहती है? जल्दी बताइए फटाफट से। तो बेटा जो हिंद महासागर में लगातार घटना होती रहती है वो है बेटा कौन सी, जल्दी बताओ। एक और ऑप्शन आपके लिए दिया, बेटा ये है चक्रवात। हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं उड़ीसा की तरफ, बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, इन राज्यों में चक्रवातों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। तो ये घटना चक्रवात में हो चुकी जो घटना है वो हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में होती रहती है। आगे बात समझ में। ये टोर्नाडो जो है यूरोप की तरफ आता है, अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है टोर्नाडो जो होता है। ठीक है साहब, आगे बात समझ में। सुनामी नेपाल यानी दक्षिण चीन सागर के आसपास आती है। क्लियर हुई कहानी। हरिकेन एक चक्रवात का ही प्रकार है। चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलिए साहब अब अगला प्रश्न देखते हैं। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? हाँ भाई, पारादीप बंदरगाह किस डेल्टा पर स्थित है? देखिए साहब ध्यान से समझिए। पारादीप बंदरगाह कहां है, कैसे, सारी बातें देखो। ये है अपना प्यारा भारत। यहां अगर बात करें तो यहां ये कुछ बंदरगाह हैं। बंदरगाह बोले तो बंदरगाह वो होते हैं जो क्या हो बेटा, जो पानी, जहां पानी का जहाज आके रुकता है, यानी पानी के जहाज का एक तरह से अड्डा। जब आप अगर भाई एरोप्लेन से जाते हो तो एरोप्लेन, हवाई जहाज कहां आके रुकते हैं? हवाई अड्डे। बस कहां आके रुकती है? बस अड्डे पे। ट्रेन कहां आके रुकती है? रेलवे स्टेशन पे। ऐसे ही पानी का जहाज जहां आके रुकता है उसे कहते बंदरगाह या बंदरगाह या सीपोर्ट या पत्तन, जो भी आप नाम देना चाहो। उसने पूछा पारादीप बंदरगाह, तो बेटा पारादीप बंदरगाह किस पर है? रिहंद पर, महानदी पर, बैतरणी पर? तो बेटा ध्यान से सुनो, पारादीप बंदरगाह जो है वो यहां उड़ीसा के अंदर, ओडी मतलब उड़ीसा के अंदर एक नदी है महानदी, यहां स्थित है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है, तो बेटा पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा के अंदर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन सी नदी? महानदी। महानदी के बारे में बता दें, महानदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। महानदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? इस नदी का जो उद्गम है यानी जो निकलती है वो धमतरी जिला या सिहावा पहाड़ी, पूरा लिखो सिहावा पहाड़ी। और ये सिहावा पहाड़ी कहां पड़ती है? धमतरी जिले में, धमतरी जिला। और ये धमतरी जिला किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है साहब, यहां से निकलती है, यहां से निकलकर ये उड़ीसा में चली जाती है और उड़ीसा के संबलपुर में इस नदी पर क्या बना है? सबसे लंबा बांध बना है। इस नदी पर उड़ीसा के संबलपुर कहां है बेटा? उड़ीसा में है। और इस पर बना है, उड़ीसा में बना है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ये जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है बेटा। कितनी लंबाई है इसकी? 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सबसे लंबा गुरुत्वीय बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर बना है। आ गई बात समझ में?
क्लियर है कहानी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज तक की क्लास यही विराम देते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। एक बार आपको फिर से अगेन होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छे से प्यार से होली खेलिए और पढ़ाई करते रहिए। होली खेलिए बढ़िया से बिंदास तरीके से। आज खूब होली खेलना, जी भर के, आज और कल जी भर के होली खेलना। ठीक है भाई, चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत।